सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के स्टडी मटेरियल में QSC 1 का लेक्चर नंबर 12। आज मैं आपको बताना चाह रहा था डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट बनाने में डाटा कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सबसे पहला, कंप्लीट सेट ऑफ डिटेल्ड ड्राइंग। देखो, डिटेल एस्टीमेट बनाना है, इसका मतलब हर चीज़ का नाप अपन को ड्राइंग से ही मिलेगा, क्योंकि जनरली डिटेल्ड एस्टीमेट कब बनता है? काम शुरू होने से पहले। तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने साइज़ का क्या है? वो तो ड्राइंग से ही मालूम पड़ेगा ना। और नॉर्मल ड्राइंग नहीं, डिटेल्ड ड्राइंग। जैसे तुम लोगों ने BEE में पढ़ा होगा कैसे घर का नक्शा बनाना है, वो वाली ड्राइंग नहीं। हालांकि वो भी चाहिए, पर उसके अलावा भी ड्राइंग होती हैं। जैसे हर कॉलम का साइज़, उसमें सरिये का स्टेटस क्या है, कितने सरिये कितनी दूरी पे लग रहे हैं, उसके बाद सरिये किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, सरियों को मोड़ रहे हैं। डिटेल ड्राइंग में ये भी लिखा रहता है कि सरिये का ग्रेड क्या है, कंक्रीट का ग्रेड क्या है। इसी तरह से बीम की लेंथ और ब्रेड्थ और डेप्थ तो चाहिए ही, साथ ही साथ और भी डिटेल्स चाहिए। हर चीज का डिटेल्ड ड्राइंग। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, ए कंप्लीट सेट ऑफ डिटेल्ड ड्राइंग्स विच इंक्लूड्स प्लान, नक्शा, सेक्शन। बीम का अंदर सरिया कैसा है वो सेक्शन में दिखेगा, एलिवेशन और साइड व्यू वगैरह भी, एंड डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन। कितनी गहरी खुदाई करने के बाद फाउंडेशन बन रही है, उन सब के साइज़ क्या हैं, वहाँ पे कितने सरिये लग रहे हैं, इन सब की ज़रूरत है, इज़ रिक्वायर्ड। ऑल द ड्राइंग्स शुड बी ड्रॉन ट्रू टू स्केल। ये बहुत ज़रूरी लाइन लिखी है। ड्राइंग अगर अपने पास है और ड्राइंग में अगर कोई दूरी 5 सेंटीमीटर से दर्शाई है, तो वो एक्चुअल में कितनी मीटर दूरी है, वो मान लो हो सकता है वो 2.5 मीटर की दूरी को दर्शा रही है। तो अपन उसकी स्केल लिख सकते हैं 5:2,500, 5:2,500। तो वो ऐसा करके स्केल लिखना है, फिर वो 1:2 कितना हो रहा है। तो मान लो अगर अपन ने लेंथ को स्केल के अनुसार ही बनाया है, तो फिर उसकी हाइट और डेप्थ उसको भी किसी न किसी स्केल के साथ ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी दूरी से दर्शाना है। फिर जो रेशो मेंटेन किया है वो सभी डिस्टेंस में मेंटेन करना है। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर मेरे पास ये रेशो दिया हुआ है स्केल का, स्केल नापने वाली नहीं, जो ड्राइंग में अपन लिखते हैं वो वाली, कि 1:2 मान लो 2000 लिखा हुआ है, तो जितनी भी दूरी है ड्राइंग में, उसको मैं अगर स्केल से, अपनी प्लास्टिक की स्केल से नाप लूँ और वो रेशो से कन्वर्ट करूं, तो मुझे एक्चुअल दूरी मिल जानी चाहिए। ऐसा पूरी ड्राइंग में होना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं कि ड्राइंग इज़ ट्रू टू स्केल। इसका मतलब ये है कि ड्राइंग स्केल को फॉलो करके बन रही है। ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी पड़ी उतनी लंबी लाइन से तुमने बीम को दर्शा दिया, उसकी डेप्थ जितनी मर्जी पड़ी उतनी चौड़ी उसमें दिखा दी। ऐसा नहीं, नाप के भी मालूम पड़ना चाहिए। ये अपन क्यों कर रहे हैं? टू शो एवरी डायमेंशन। हर चीज़ को लिख लिख के नहीं भी बता पाते अपन, तो स्केल से नाप के अपन पता लगा सकते हैं ड्राइंग में। इसलिए ड्राइंग पूरी ट्रू टू स्केल बनती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे ये किस चीज़ का स्पेसिफिकेशन है? आइटम्स ऑफ वर्क का। जैसे कंक्रीट बन सकता है तो कई प्रकार का कंक्रीट बन सकता है, उसकी क्वालिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे घर में मैंने पहले भी बताया था, चावल या पुलाव तुम बनाओ तो किसी भी क्वालिटी का चावल या पुलाव बनाया जा सकता है। उसमें हो सकता है अपन सस्ता वाला चावल डाल दें, महंगा वाला डालें, उसमें हो सकता है अपन घी डाल दें, हो सकता है मक्खन डालें, हो सकता है तेल डाल दें या हो सकता है तेल और मक्खन डाल दें, तेल और घी डाल दें। खाइए कभी ऐसी खिचड़ी, ऐसी मत खाना। तो जनरल स्पेसिफिकेशन, these give the nature of quality and class of work। ये पूर्णतः क्वालिटी के बारे में बता रहा है
और क्लास ऑफ वर्क यानी कैसे, जैसे तुम्हें याद होगा ब्रिक ईंट, फर्स्ट क्लास ब्रिक आती है, सेकंड क्लास ब्रिक आती है, थर्ड क्लास वो जामा ब्रिक भी आती है। तो ये इसलिए ये सब ये क्लास ऑफ वर्क इसलिए लिखा है। एंड मटेरियल इन जनरल टर्म्स विच आर यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आप देखना जब अपन एस्टिमेट बनाएंगे आगे, तो अपन जहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी इन सब का कैलकुलेशन करेंगे उसमें अपन लिखेंगे कि यह कंक्रीट 1:2 मान लो 1.5:3 का बना हुआ है, इसमें मिनिमम बैग्स ऑफ सीमेंट इतना यूज़ किया गया है। अगर अपन डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी अपन लिखते हैं कितना सैंड उपयोग किया है, उसमें कितना डामर यूज़ वो सीमेंट यूज़ किया गया है। कोई भी आइटम का अपन लिखते हैं, जैसे मान लो टाइल्स लगाई हैं तो सिर्फ टाइल्स लिखना काफ़ी नहीं है, उसमें फिर ये भी लिखेंगे कि टाइल्स को कैसे जोड़ा है, चूने से जोड़ा है, उसके नीचे के कितने रेशो का अपन ने माल रखा है। प्लास्टर किया है तो प्लास्टर भी अपन लिखेंगे कितने थिकनेस का है, स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे, टेबल में ही लिखते हैं ये स्पेसिफिकेशन में कि प्लास्टर कितने थिकनेस का है, वो किस टाइप का प्लास्टर है। तुम्हें पता टाइप्स ऑफ प्लास्टर भी होते हैं, ये आज तुम नेट पे सर्च करना कितने टाइप्स ऑफ प्लास्टर होते हैं। थिकनेस अलग अलग हो सकती हैं। जनरली तुम्हारे घर में या मेरे घर में किसी के भी होता है तो आधा इंची करते हैं अपन, तो 1 इंच 25 mm होता है तो आधा इंची को 12 mm मान लिया जाता है नॉर्मली। तो यह सब होती हैं स्पेसिफिकेशन। हाँ, और एक चीज़ और बोलना भूल गया मैं, जैसे प्लास्टर का स्पेसिफिकेशन की बात चली रही है तो उसमें ये भी लिखते हैं कि उसमें रेशो क्या लिया आपने सीमेंट इस टू सैंड का, क्योंकि उससे उसकी मजबूती में अंतर आ जाता है। इसी तरह से छत डल रही है तो उसमें कितना रेशो का रखा है ना, ये सब चीज़ें लिखते हैं, ये होता है स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन हेल्प टू फॉर्म ए जनरल आइडिया ऑफ द होल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एंड दीज आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल एस्टीमेट। जनरल स्पेसिफिकेशन मदद करती है अपने को आइडिया देने में कि पूरी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कैसा है, किस क्वालिटी का है, और इससे अपन को डिटेल एस्टीमेट बनाने में सहायता प्राप्त होती है। सेकंड है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ये जनरल स्पेसिफिकेशन था पहला। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, अच्छा मैंने जनरल स्पेसिफिकेशन में डिटेल के बारे में भी बता दिया था। जनरल स्पेसिफिकेशन में तो नेचर ऑफ क्वालिटी एंड क्लास ऑफ वर्क रहता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन में डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है टू डिसाइड एंड फिक्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल देयर प्रोपोर्शन। जो मैं प्रोपोर्शन वाला कह रहा था रेशो, वो डिटेल स्पेसिफिकेशन है। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और वर्कमैनशिप ऑफ एग्जीक्यूशन, ये वर्कमैनशिप यानी किस प्रकार का कार्य हो रहा है, किस फिनिशिंग का कार्य हो रहा है, और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कहाँ से हो रहा है। मान लो कंक्रीट भर दिया, उसके बाद उसके अंदर जो बुलबुले रह गए हवा के, वो कैसे निकाल रहे हैं, तो वाइब्रेटर का उपयोग किया है क्या, ये डिटेल स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टीमेट के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट आ जाता है रेट्स। हर चीज का रेट कितना है कंस्ट्रक्शन वर्क में जो उपयोग हो रहा है। द रेट फॉर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, हर आइटम का रेट कितना है। द रेट ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड वेजेस, मतलब दिहाड़ी, वेजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेबर। लेबर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। जैसे जो जेसीबी चलाता है, जेसीबी मशीन जो चलाता है वो हो गया स्किल्ड लेबर,
और जैसे जो सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है बेलदार, वो हो गया अनस्किल्ड लेबर। कारपेंटर है, मजदूर है, भिश्ती है, कौन सा टाइप का लेबर है, उन सब के अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो यह सब का रेट पहले से ही उपलब्ध होना चाहिए। किससे पहले? अरे डिटेल एस्टिमेट बनाने से पहले, है ना। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क साइट कहाँ पे है, उसका जो सोर्स ऑफ मटेरियल है उससे दूरी कितनी है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है ट्रांसपोर्ट कराने में। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, ये सब भी पहले से पता होना चाहिए। मान लो वो ऐसी जगह पर है, अपनी साइट की दुकानदार ने ट्रांसपोर्ट से फ्री में पहुंचाने से मना कर दिया है, या जिस रेट में पहुंचाता है उस रेट में माल पहुंचाने से, सीमेंट पहुंचाने से मना कर दिया कि नहीं इसके तो एक्स्ट्रा लगेंगे, बहुत दूर है, तो उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये रेट में ये इन सबको रेट में जोड़ना पड़ता है अगर ये अलग से इसका खर्चा आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का। ये रेट निकालने के लिए एक सुविधाजनक एक पुस्तिका प्रकाशित करता है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी करता है, उसका नाम होता है SOR। ये आपका कोई पहचान का हो जो वहाँ काम करता हो तो उससे पूछ के देखना, SOR। ये अपन वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की नेट पे सर्च करके देखना। इसका SOR का फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल ऑफ रेट्स। इस बुक में क्या लिखा रहता है, एक एक आइटम का कैलकुलेशन, एक एक आइटम का रेट लिखा हुआ रहता है करंट के हिसाब से। और ये फिर हर 6 महीने में या साल भर में इसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होता है, क्योंकि करंट रेट के अनुसार फिर रेट बदलने पड़ते हैं। तो या तो इसमें से आप रेट निकाल लो, और अगर किसी आइटम का रेट पीडब्ल्यूडी में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का नहीं हो सकता, तो उसके रेट अपन को कैलकुलेट करने पड़ते हैं बाय रेट एनालिसिस मेथड। रेट एनालिसिस मेथड आगे यूनिट में आएगा, अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इस मेथड से या तो फिर उसका रेट पता करना है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है एनालिसिस ऑफ रेट। चौथा पॉइंट है कि कौन कौन सा डाटा चाहिए एस्टिमेट बनाने में। स्टैंडर्ड मोड ऑफ मेजरमेंट। मोड ऑफ मेजरमेंट, ये नापना, या आपने टेप लिया, दूरियां नापी, ये किस प्रकार से नाप रहे हो। तो एक IS कोड है 1200, उसने एक प्रोसीजर बता रखी है मेजरमेंट की। IS 1200 हैज़ स्पेसिफाइड द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। अलग अलग आइटम की कैसे कैसे नपती लेनी है, इसकी प्रोसेस बता रखी है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे एक दीवार बनाई, उसमें 3 खिड़कियाँ हैं, एक दरवाज़ा है, और मान लो एक रोशनदान है। तो दीवार के वॉल्यूम को निकालने के लिए ये जो अपन ने बीच में 3 खिड़कियाँ दी हैं, इसका वॉल्यूम तो घटाना पड़ेगा, उसी तरह से दरवाजे का भी घटाना पड़ेगा। लेकिन क्या रोशनदान का घटाना पड़ेगा? अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ वो तो घटाना है, उसमें छेद है दीवार में, रोशनदान बनाए तो घटाना नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, अगर अपन ने रोशनदान बहुत छोटा दिया, मान लो 2-3 ईंट हटा दी दीवार में बीच में, और उसमें जो छेद बन गया वो रोशनदान हो गया मान लो, तो क्या होता है उसका 2-3 ईंट का जो खर्चा बचा, जुड़ाई का माल का खर्चा बचा, वो लगभग हो सकता है, वो जितना भी खर्चा बचा, मान लो जितने रुपए बचे, मन में सोच लो एक अमाउंट, तो क्या वो जो छेद छोड़ा है उसके अंदर अंदर भी प्लास्टर करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। और उसके अंदर अंदर भी पुताई करनी पड़ेगी। समझ गए कहाँ? रोशनदान के छेद के अंदर की तरफ। दीवार में अंदर और बाहर तो करना ही है। दीवार में दीवार के 2 तरफ हो सकते हैं, एक बाहर की तरफ का सरफेस, एक कमरे के अंदर की तरफ का सरफेस, तो वहाँ पे पुताई होगी, प्लास्टर होगा। लेकिन अगर उसमें बीच में रोशनदान दे दिया तो रोशनदान में भी तो अंदर की तरफ होगी पुताई। तो कई बार ऐसा होता है कि वो खर्चा बराबर बैठ जाता है, तो इसका डिडक्शन नहीं करते हैं, इसका रूल है एक।
इसका रूल मैं बताऊंगा आगे की क्लास में। तो ये मेज़रमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे के पॉइंट जिसमें मुझे उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन स्ट्राटा लाइकली टू एनकाउंटर। तुमने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। कुछ ऐसी भी बिल्डिंग रही हैं जैसे खलीफा। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत थी एक टाइम पे। उसके फाउंडेशन को डिज़ाइन करने वाले एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी इंसान थे ऑस्ट्रेलिया के। मेरा सौभाग्य, मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ। उन्होंने बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन को बड़े गजब तरीके से डिज़ाइन किया है। फाउंडेशन को डिज़ाइन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि नीचे ज़मीन कैसी है। ज़मीन मतलब मिट्टी। अगर मिट्टी क्ले जैसी है जो धंस जाती है पानी आने से, तो जब फाउंडेशन ही धंस जाएगी तो बिल्डिंग कैसे बचेगी। या नीचे पठार है, नीचे पत्थर है, कितनी दूरी के बाद है। कभी कभी ऐसा होता है 700 मीटर गहराई के बाद मिलता है पक्का पत्थर, तो उसके ऊपर पाइल्स से टिकाते हैं। जैसे नदी के किनारे बनाना है कंस्ट्रक्शन, उतना गहरा खोदने की टेक्निक नहीं थी, तो ताजमहल कैसे बना, वेल फाउंडेशन से बना। तो इन सब के खर्चे अलग अलग हो जाते हैं, फाउंडेशन के प्रकार कैसे हैं। तो ये सब पता करने के लिए फाउंडेशन कैसी टाइप की बनेगी, ये पता करने के लिए पहले मिट्टी कैसी है ये पता करना पड़ता है। और मिट्टी कैसी है ये पता करने के लिए एक आपने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं मिट्टी के, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन सबको किसी कंसल्टेंसी के द्वारा, बड़े प्रोजेक्ट में किसी कंसल्टेंसी के द्वारा वो सब परफॉर्म होते हैं। वो टेस्ट के डाटा देते हैं, उसमें सब कुछ दिया रहता है। यहाँ पे मिट्टी की स्ट्रेंथ कितनी है, फिर नीचे कौन सा नया परत आ रही है, मिट्टी की परत होती है उसको बोलते हैं स्ट्राटा। फिर उसके नीचे और परत कैसी आ रही है, उसमें पानी है या नहीं है, पानी है तो कितना प्रतिशत है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि खर्चा कितना आएगा फाउंडेशन में। इसको इग्नोर नहीं कर सकते बड़े प्रोजेक्ट में। इसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ साइट। कई बार साइट ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे माल पहुँचाना बहुत कठिन है। जैसे कि सड़क के पार एक खाई है और उसके पार कुछ बन रहा है, समझ रहे हो। जैसे बांध बनता है, अब बांध तो कहाँ बनता है, कहीं नदी पे बनता है किनारे पे कहीं, और वो शहर में नहीं होता है बांध, शहर से बाहर होता है। तो वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए सड़क बनानी पड़ेगी। जैसे मोहनपुरा डैम बना तो वहाँ तक माल पहुँचाने के लिए उनको सड़क बनानी पड़ेगी, या फिर कोई और व्यवस्था देखनी पड़ती है। इसके बाद फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क साइट। जैसे बुर्ज खलीफा आपको पता है कहाँ बना था, आपको नहीं पता होगा शायद। समुद्र किनारे, जैसे मान लो बम्बई है, उसके किनारे समुद्र है, तो समुद्र में कुछ किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एक नकली टापू बनाया मिट्टी भर भर के, समझ रहे हो। ऐसा वहाँ पे किया दुबई के पास। तो दुबई के जो समुद्र का किनारा है उससे कुछ किलोमीटर दूर वो गए समुद्र के अंदर, समुद्र की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने कोई एक डिसाइड करी लोकेशन, और वहाँ पे मिट्टी से भर भर के वहाँ पे ज़मीन थोड़ी, जो जलमग्न ज़मीन थी उसको थोड़ा ऊंचा कर करके मिट्टी भर भर के फिर एक टापू नकली बनाया, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया है। तो फिजिकल कंडीशन वहाँ की कैसी है कि पानी के बीच में काम करना है। वो पानी भी वो ऐसा है कि उस पानी को ना पीने योग्य मान सकते हैं अपन, और न ही उसको कंक्रीट में मिक्स कर सकते हैं। एक रूल आपने पढ़ा होगा, कंक्रीट में सीमेंट में कौन सा पानी मिला सकते हैं, वो पानी जो पीने योग्य है। चक्कर क्या है, जो समुद्र में पानी रहता है वो खारा रहता है, खारापन उसका रहता है नमक की वजह से। वो नमक अपने शरीर को तो नुकसान कर ही देता है,
साथ ही साथ ये जो कंक्रीट बनता है उसमें सीमेंट और पानी की जो रिएक्शन होती है ना, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। तो वहाँ पे कैसे मिट्टी ले जाके भरी होगी? अगर अपने यहाँ नॉर्मल कहीं पे सड़क के किनारे कोई प्लॉट है उसमें मिट्टी भरनी है तो ट्रॉली या डंपर से मिट्टी आ जाएगी, लेकिन उनको वहाँ पे शिप में मिट्टी भर भर के डालनी पड़ी थी। तो ये फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है साइट का, ये उसके ऊपर भी खर्चे का निर्भर करता है, कितना खर्चा एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलो आज के लिए काफ़ी है, इसके नोट्स मैं हर बार की तरह भेजूँगा ही, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं।